क्या होता है ना, हमारे देश में जब भी कोई बिल या एक्ट आता है तो सबसे पहली चीज उसके साथ कुछ आती है, तो होती है कंफ्यूजन। व्हाट एग्जैक्टली इज विमेन रिजर्वेशन बिल, ये कब आया था और ये है क्या? बेसिक मैथमेटिक्स देखेंगे जी। तो अल्टीमेटली जो सीट्स बढ़ेंगी उसमें वुमेन को फायदा होगा। और 1976 में डिलिमिटेशन पे फ्रीज लगा दिया गया था और उस समय भारत की आबादी थी कुछ 70 करोड़ के आसपास। तो तब हमारे देश में थी 543 पार्लियामेंट्री सीट्स और अब भी हमारे देश में है 543 पार्लियामेंट्री सीट। तो इतने सालों से डिलिमिटेशन अब तक हुआ क्यों नहीं, 1976 से लेकर अभी तक? सेंसस का डिले होना टेक्निकल था या पॉलिटिकल? अभी आप कह रहे हैं कि 2023 में जो बिल आया था वो पास हो गया, तो फिर 2026 में जो ये अभी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया उसमें क्या था? जितनी आपकी पॉपुलेशन है उस हिसाब से आपकी रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में हो। जो साउथ इंडिया के गवर्नमेंट का जो ऑब्जेक्शन है कि 50% ऑफ 25% एंड 50% ऑफ 75%, तो हमारी जो एब्सोल्यूट नंबर है वो कम हो रहा है, तो मेरे को एक एक वोट का जब पार्लियामेंट में फ़र्क पड़ जाता है। क्या 543 सीट्स में 33% विमेन रिजर्वेशन पॉसिबल है कि नहीं 2029 के इलेक्शन में? इसका जवाब हाँ है या ना है? देश में चुनाव चल रहे हैं, राजनीति अपने चरम पर है, लेकिन इस सियासी शोर के बीच आज एक ऐसा सवाल खड़ा हो गया है जो सिर्फ इलेक्शन नैरेटिव तक सीमित नहीं बल्कि सीधा कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद से जुड़ा हुआ है। 2023 में पार्लियामेंट ने विमेन्स रिजर्वेशन बिल पास किया, बहुत बड़े बहुमत के साथ पास किया, लेकिन 2026 आते आते उसी प्रॉमिस से जुड़ा एक क्रूशियल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप पार्लियामेंट में पास नहीं हो पाता। वही सिस्टम, वही राजनीति, लेकिन नतीजा बिल्कुल अलग। तो सबसे बड़ा सवाल, आखिर बदला क्या? क्योंकि आम आदमी के लिए कंफ्यूजन यहीं से शुरू होता है कि फैक्ट क्या है और पॉलिटिकल नैरेटिव क्या है। आज हम इसी को करेंगे डिकोड। हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर काउंसिल दिनेश जोतवानी जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी में। थैंक यू सो मच विशाल। दिनेश जी, शुरू से शुरू करते हैं। क्या होता है ना, हमारे देश में जब भी कोई बिल या एक्ट आता है तो सबसे पहली चीज उसके साथ कुछ आती है, तो होती है कंफ्यूजन। और अभी भी इस बार भी ये हो रहा है कि कंफ्यूजन हो रही है। तो सबसे पहले मैं आपसे ये समझना चाहूंगा आपसे, व्हाट एग्जैक्टली इज विमेन रिजर्वेशन बिल, ये कब आया था और ये है क्या? हिस्ट्री तो पुरानी है, ये 5वीं 6ठी बार वुमेन रिजर्वेशन बिल आ चुका है, बट ये वाला जो 2023 का है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है जी। क्योंकि इसमें 33% रिजर्वेशन ऑफ वुमेन दिया गया है इन ऑल इलेक्शन प्रोसेसेस। और वो इलेक्शन प्रोसेस लोकसभा का ही नहीं है, हर जगह स्टेट असेंबलीज का देख लीजिए, इवन पंचायत में रिप्रेजेंटेशन देख लीजिए, तो ये 33% वुमेन रिजर्वेशन बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। उस वुमेन रिजर्वेशन बिल में एक इम्पॉर्टेंट बात जो बोली गई है वो है कि आपकी डिलिमिटेशन होगी कंट्री में, आपकी सेंसस होगा, उसके बाद हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वी वांट, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है, सारी पार्टीज़ ने वुमेन रिजर्वेशन बिल 33% वुमेन रिजर्वेशन के साथ पास कर दिया, इस पर कोई राय नहीं है। तो अभी आप कह रहे हैं कि 2023 में जो बिल आया था वो पास हो गया था, तो फिर 2026 में जो अभी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया उसमें क्या था? क्योंकि उसको भी इस तरीके से देखा जा रहा है कि विमेन रिप्रेजेंटेशन बिल आया और वो फेल हो गया। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, फेल हुआ है या डिले हुआ है या फिर सच्चाई क्या है? मैं नहीं कहूँगा कि वो फेल हुआ है। अच्छा। हाँ, डिले ज़रूर हुआ है क्योंकि वुमेन रिजर्वेशन बिल जो कि अगेन सारी पार्टीज़ ने पास किया था, उसमें दो बातें लिखी थी, आप सेंसस हो और डिलिमिटेशन हो। ठीक है, अब डिलिमिटेशन वाला बिल वो फेल हो गया, डेफिनेटली वो भी डिले हुआ है। ऐसा नहीं कि ये नहीं होगा, ये बाद में होगा, आज नहीं तो कल होगा इसमें, क्योंकि ये मैंडेटरी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दे रखा है कि ये होगा डिलिमिटेशन। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी, जैसे जैसे डिफरेंट जोग्राफिकल एरियाज में इंपॉर्टेंस होगी, या तो वो उस हिसाब से डिलिमिटेशन होती जाएगी। ये इतना पार्ट क्लियर है कि वो पास हो गया। तो फिर इसमें फेल क्या एस्पेक्ट था जो फेल हो गया? मतलब इस बिल में ऐसा क्या था जो ये पास नहीं हो पाया और जिससे विमेन रिप्रेजेंटेशन को इम्प्लाई होने में प्रॉब्लम होगी? ऐसा क्या था? देखिए, इस बिल में वर्डिंग्स देखे तो ऐसा कुछ नहीं था, बट हाँ एप्रीहेंशंस थी साउथ स्टेट्स की कि ये अराउंड 50% सीट्स बढ़ा रहा है ओवरऑल। अब वो 50% कहाँ बढ़ा रहा है, वो इसमें प्रोपोर्शनेटली हर स्टेट की बढ़ा रहा है या पूरे इंडिया की बढ़ा रहा है, वो थोड़ा क्लैरिफिकेशन, जो थोड़ा सा मैं कहूँगा मिसअंडरस्टैंडिंग, या आपने जैसे शुरू में कहा कि इलेक्शन चल रहे हैं, तो अल्टीमेटली इट बॉइल्स डाउन कि इलेक्शन जो चल रहे हैं उसमें हर पार्टी ने अपने हिसाब से इसको इंटरप्रेट किया। 50% बढ़ा दिया आपने सीट्स,
हालांकि ऑनरेबल होम मिनिस्टर की स्टेटमेंट देखी होगी आपने, उन्होंने कहा कि आई कैन से ईच स्टेट के लिए मैं अभी जाता हूं, अभी मैं उन्होंने एक आंकड़ा दिया हाँ जी। 850 के आसपास सीट्स का Correct. कि इतनी बढ़ जाएंगी और 50% सीट्स जो है वो हर स्टेट वाइज इंक्रीज हो जाएंगी। इससे ना साउथ को ज्यादा नुकसान होगा ना नॉर्थ को होगा, क्योंकि नॉर्थ में तो बाय डिफॉल्ट पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो ये उन्होंने बोला। तो इसमें प्रॉब्लम कहां आ रही थी फिर इस पूरे प्रोसेस में? इसमें भी जो एप्रीहेंशन ऑपोजिशंस की थी, एक तो वो कह रहे थे कि ये पर्टिकुलर बिल में मेंशन नहीं है, ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी है। दूसरा वो जो उनकी एप्रीहेंशन थी कि एब्सोल्यूट नंबर जो हैं अगर 50% सब स्टेट के बढ़ जाएंगे तो 50% परसेंटेज वाइज वही रहेगी, बट एब्सोल्यूट नंबर जो हैं, जो उत्तर प्रदेश, बिहार और असम के जो हैं वो ज़्यादा सीट्स, नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा बढ़ जाएंगी। हालांकि देखा जाए, अगर आप डीपली देखो, जो नंबर ऑफ सीट्स बढ़ेंगी वो वुमेन की बढ़ेंगी जी उसमें से 33% अगर वुमेन को रिजर्वेशन मिल रही है जी तो वही बढ़ती। बट अल्टीमेटली क्योंकि ये आपने जैसे पहले ठीक कहा, इलेक्शंस यू नो 4-5 स्टेट्स में इलेक्शंस हैं और इस वजह से ये पॉलिटिक्स का भी है। बट अगर आप बेसिक मैथमेटिक्स देखेंगे जी। तो अल्टीमेटली जो सीट्स बढ़ेंगी उसमें वुमेन को फ़ायदा होगा। दिनेश जी, आपने दो टर्म्स का यूज किया बहुत, और जो इस वक्त देश में हो भी रही है यूज, डिलिमिटेशन एंड सेंसस। सेंसस मतलब जनगणना और डिलिमिटेशन मतलब परिसमन जिसे हम कहते हैं। इन दोनों टर्म्स को प्लीज आप एक्सप्लेन कीजिए कि ये एग्जैक्टली हैं क्या ये टर्म्स। सेंसस तो हम जानते ही हैं कि ये एक्सरसाइज गवर्नमेंट को करनी पड़ती है, हर 10 साल बाद करनी पड़ती है। जी। अपने इलेक्टोरल रोल्स को रिवाइज करना पड़ता है जी। और इस पे कुछ सुप्रीम कोर्ट की भी रूलिंग्स हैं किस तरीके का सेंसस होना चाहिए। सेंसस हर 10 साल में होता है। हाँ। लास्ट सेंसस 2011 में हुआ था, हाँ जी। उसके बाद 2021 में होना चाहिए था, लेकिन जी। कोविड की वजह से नहीं हो पाया। बिल्कुल। वो सरकार अब बता रही कि वो 2026 में अब होगा। तो ये तो हो गया सेंसस जो आप बता रहे हैं, जनगणना। डिलिमिटेशन क्या होता है एग्जैक्टली? डिलिमिटेशन बेसिकली अगेन ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का प्रोविजन है, आर्टिकल 182 टॉक्स अबाउट इट। सिमिलरली स्टेट में भी डिलिमिटेशन करना है। जितनी आपकी पॉपुलेशन है उस हिसाब से आपकी रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में हो या ये- स्टेट लेजिस्लेशन में इसको डिलिमिटेशन कहते इसको हैं exactly। डिलिमिटेशन। अब वो प्रोपोर्शनेट कैसे करना है, या तो आप एरिया बढ़ा दीजिए एक कॉन्स्टिट्यूंसी का, या एरिया कम कर दीजिए डिपेंडिंग ऑन क्या पॉपुलेशन है, या फिर नंबर ऑफ पीपल के हिसाब से आप प्रोपोर्शनेटली आप उसको डिलिमिट कर दीजिए। समझ गया। तो अब आपने बताया कि आबादी के आधार पर ये निर्धारित होगा कि डिलिमिटेशन कैसे होना चाहिए। तो अभी सेंसस हुआ नहीं है, सेंसस लास्ट हुआ है 2011 में, तब 120 करोड़ के आसपास की पॉपुलेशन थी। और जहाँ तक कि मेरी नॉलेज में है, लास्ट डिलिमिटेशन एक्सरसाइज जो हुई थी वो 1971 में हुई थी, और 1976 में डिलिमिटेशन पे फ्रीज लगा दिया गया था। हाँ जी। और उस समय भारत की आबादी थी कुछ 70 करोड़ के आसपास। तो तब हमारे देश में थी 543 पार्लियामेंट्री सीट्स, राइट? और अब भी हमारे देश में है 543 पार्लियामेंट्री सीट। तो इतने सालों से डिलिमिटेशन अब तक हुआ क्यों नहीं, 1976 से लेकर अभी तक? ये इसका हुआ है बीच बीच में, एरिया का हुआ है 2001 में एक बार डिलिमिटेशन एक्सरसाइज की थी, पर वो डिलिमिटेशन सीट्स तो नहीं बढ़ी। सीट्स नहीं बढ़ाई उन्होंने, डिलिमिटेशन एक्सरसाइज की थी। थोड़ा सा एरिया जो है वो आपने कॉन्स्टिट्यूंसी को बड़ा कर दिया या छोटा कर बड़ा दिया। या छोटा कर दिया कॉन्स्टिट्यूंसी को, लेकिन सीट्स फिर भी नहीं बढ़ी। सीट्स नहीं तो बढ़ी ये थी। कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन नहीं हो रहा, इक्वल राइट इक्वल वोट वाले प्रिंसिपल का? हाँ, ये भी एक ये भी एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है, क्योंकि जो स्टेट कह रही है कि हमने गवर्नमेंट का कहना माना कि हमने पॉपुलेशन कंट्रोल किया, हमने इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं की जी। और हमारे को अब उसका डिसएडवांटेज हो रहा है कि हमारी जो रिप्रेजेंटेशन है वो प्रोपोर्शनेट नहीं हो रही है। आप एरिया को कर दीजिए जैसे आपने करना है, लेकिन आप अगर सीट्स हमारी कम प्रोपोर्शनेटली कम हो जाएंगी। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा इस डिलिमिटेशन बिल में ऐसी कोई बात की गई थी, पर अगर प्रोपोर्शनेटली जो एप्रीहेंशन है कि मेरी सीट्स कम कर दी आपने, तो मेरी रिप्रेजेंटेशन भी पार्लियामेंट में कम हो जाएगी। एक कंफ्यूजन मुझे अभी भी हो रहा है दिनेश जी, डिलिमिटेशन एक कंपल्शन है या फिर मैंडेटरी है? क्योंकि देखिए इतने सालों से नहीं हुआ, तो अब क्यों होना चाहिए? अब सरकार क्यों चाहती है कि डिलिमिटेशन हो? नहीं, एक तो मैं ये कहूँगा ये मैंडेटरी है। मैंडेटरी। तो पहले हम दर्शकों को बताना देयर इज नो ऑप्शन। आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो अभी तक नहीं हुआ था, तो 2026 में क्यों हो रहा है? हाँ, तो 2001 में जब हुआ था उसके बाद फ्रीज लग गया था, तो अब 2026 तक का वो फ्रीज था।
और तभी इसी वजह से, क्योंकि 2026 तक का फ्रीज था, जो 2023 में वुमेन रिजर्वेशन बिल आया वो 2026 के बाद ही इम्प्लीमेंट हो सकता है, क्योंकि वो फ्रीज 2026 में ख़त्म हो रहा है और सेंसस भी इसके बाद ही होगा। तो ये दोनों चीज़ें जब हो जाएंगी तो वुमेन रिजर्वेशन बिल ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ओके, तो अगर हम थोड़ा बैकग्राउंड में जाएं तो आपने बताया 1976 में जैसे लास्ट डिलिमिटेशन 1971 में हुई थी, 76 में फ्रीज लगा, वो फ्रीज 2001 तक कंटिन्यू हुआ और एक के बाद फिर वो 26 तक एक्सटेंड हुआ। हाँ जी। और 26 में वो फ्रीज हट रहा है। तो मतलब डिलिमिटेशन 2026 में होना एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है जो कि हो गई। हो गए। ओके, करेक्ट। तो अभी मैं डिलिमिटेशन को लेकर कुछ चीज़ें और भी क्वेश्चन है कि एक्चुअली ना विमेन रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात हो रही है तो वो सीधा सीधा कनेक्टेड है डिलिमिटेशन से। तो डिलिमिटेशन पे बड़े सवाल उठ रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये उठती है कि डिलिमिटेशन सरकार पॉलिटिकली मोटिवेट होकर करती है, अपने हिसाब से डिलिमिटेशन करती है। इस बात में कितनी सच्चाई है और इसका अगर कुछ इतिहास है तो प्लीज़ आप हमें बताइए। असम और जम्मू और कश्मीर को लेकर बड़े सदन में सवाल उठाए गए। जम्मू कश्मीर में हाल ही में डिलिमिटेशन हुआ था तो उस एक्सरसाइज पे बड़े क्वेश्चन उठाए वहाँ के लीडर्स ने कि अपने हिसाब से सीट्स को बांटा गया। वहीं असम में भी हुआ कि कोई सीट कम आबादी वाली है, कोई सीट ज़्यादा आबादी वाली है। अभी असम के बहुत बड़े नेता हैं, आप देखिए इस बार चुनाव भी लड़ रहे हैं गोगोई जी, वो भी बोल रहे हैं कि उनके यहाँ भी डिलिमिटेशन सही से नहीं हुआ। तो आप डिलिमिटेशन के बैकग्राउंड के बारे में प्लीज थोड़ा सा बताइए। देखिए, मैं लीगली बताता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो डिलिमिटेशन डिफाइन कर रखा है वो कहा है कि इट शुड बी प्रोपोर्शनेट टू पॉपुलेशन। ओके, अब इसके दो तरीके हैं इम्प्लीमेंट करने के। या तो आप नंबर ऑफ पीपल देख लीजिए और उसके हिसाब से आप सीट्स को डिवाइड कर लीजिए। पर इसमें इनजस्टिस फिर वो साउथ स्टेट्स कहती हैं। मैं उसी क्वेश्चन पे आने वाला था, आप पहले ही उस पे आ गए हैं, मैं आने ही वाला हूँ उस पे। हाँ, और दूसरा आप या तो आप उसका सीट्स को नंबर ऑफ सीट्स बढ़ा के उसको प्रोपोर्शनेटली कर दीजिए। दूसरा तरीका ये है कि आप एरिया जो है उसको डिमार्क कर दीजिए टू क्योंकि वो प्रोपोर्शनेट है टू द पॉपुलेशन, या आप स्टेट वाइज कर दीजिए। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है मैंडेटरीली आपको डिलिमिटेशन करना है, पर किस हिसाब से करना है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर है, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर भी नहीं है, ये पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। इट इज एन एक्ट, इट विल बी पास्ड एज अ डिलिमिटेशन एक्ट। आपको दो तीन तरीके हैं टू फुलफिल व्हाट इज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कि इट हैज टू गिव अ रिप्रेजेंटेशन टू द पीपल प्रोपोर्शनेटली। अब वो प्रोपोर्शनेटली कैसे होता है, इलेक्शन टाइम पे देख लीजिए आपने क्या हुआ पार्लियामेंट में। अब डिलिमिटेशन को सीधा सीधा जोड़ा जा रहा है साउथ नॉर्थ डिस्प्यूट के साथ। उसके लिए भी मुझे लगता है हमें बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि 1976 में जब डिलिमिटेशन में फ्रीज लगाया गया तो उसकी मेजर रीज़न क्या था, क्यों लगाया गया फ्रीज? क्या वो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज आगे कंटिन्यू नहीं हो सकती थी, जैसे हर 10 साल में सेंसस हो रहा था, तो वो फ्रीज क्यों लगाया गया? उसका उस वक्त भी यही रीज़न था कि वो पार्लियामेंट की सीट्स बढ़ाना नहीं चाहते थे जी, और एट द सेम टाइम सेंसस तो करना ही है। सेंसस तो हो ही रहा है, सेंसस तो 2011 में आके 21 में आकर रुका। हाँ, तो सेंसस तो हो ही रहा है, पर उस हिसाब से डिलिमिटेशन का फ्रीज इसलिए लगाया गया क्योंकि जो अगर डिलिमिटेशन अगर हम पॉपुलेशन वाइज करें तो नॉर्थ को ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है, जो कि सदर्न स्टेट्स का। और मैं जब कह रहा हूँ सदर्न स्टेट्स, इसमें पॉलिटिकल पार्टी एग्नोस्टिक है ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज वहाँ की कहती हैं साउथ की कि एक तो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस मारी, हमारी इतनी ग्रोथ नहीं हुई, नॉर्थ इंडिया में जो पॉपुलेशन की ज़्यादा ग्रोथ हुई। अगर डिलिमिटेशन आपने पूरे इंडिया में लगा दी तो हमारी जो प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन है वो कम हो जाएगी। हालांकि देखिए, डिलिमिटेशन स्टेट वाइज तो फर्क पड़ेगा नहीं जी, आपको अगर नेशन वाइड अगर आप करेंगे, हाँ नेशन वाइड तो साउथ नॉर्थ में डिवाइड आ जाएगा, बट विद इन अ स्टेट, विद इन अ डिस्ट्रिक्ट आपको फर्क पड़ेगा नहीं। तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल पाया, तो इस वजह से 1976 का भी फ्रीज लगा और फिर वो 2001 में एक्सटेंड भी हुआ। हाँ, अब जब वो 2026 में हट रहा है तो उसके लिए ये वर्तमान सरकार क्या कर रही थी, उन्होंने क्या करा कि 50% सीट्स वो अपने हिसाब से बढ़ा रहे थे आगे, राइट? हाँ जी, ये कहना चाहते हैं? यस, ठीक है। तो फिर आप जब ये 50% सीट से अपने हिसाब से बढ़ा रहे हैं तो इसमें सरकार को, इसमें ऑपोजिशन को क्या आपत्ति थी? क्योंकि अब तो वो बोल रहे हैं कि मैं गृह मंत्री जी को सुन रहा था सदन में, वो बोल रहे हैं कि साउथ की जितनी भी स्टेट्स हैं उनकी भी 50% सीट्स बढ़ेंगी, तो इसमें ऑपोजिशन को क्या ऑब्जेक्शन था?
मेरे ख्याल से तो ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए क्योंकि प्रोपोर्शनेटली बढ़ रही पर है। ऑब्जेक्शन हुआ, बिल फेल हो गया। हाँ, तो जो एप्रीहेंशन, जी मैं ये नहीं कहूँगा अपोजिशन की थी, किस अपोजिशन की वजह से ऑफ कोर्स फेल हुआ, जी। बट जो साउथ इंडिया में अपोजिशन ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव है वहाँ पे, तो उनका था कि ठीक है हमने 50% बढ़ा भी दिया सीट, एब्सोल्यूट नंबर हमारा कम हो जाएगा वहाँ पे। अगर 50% ऑफ सर्टेन नंबर जो हमारा है वो, और जो नॉर्थ में नंबर ऑफ सीट्स हैं, जैसे I think यूपी का हम एग्जांपल ले लेते हैं, यूपी में 80 लोकसभा सीट है, अगर 50% बढ़ा दी जाए तो 40 बढ़ जाएंगी। हाँ जी, तो वो 120 के आसपास आ जाएगा। हाँ जी, तो साउथ में, टोटल साउथ में देखा जाए तो मेरे ख्याल से 22 या 25% ऑफ सीट्स जाती हैं। ठीक है। तो 25% का अगर हम 50% करें, और अगर हम पूरे देखिए अल्टीमेटली क्या होता है जब जब गवर्नमेंट इलेक्ट होती है, तो आप ये नहीं देखते कि प्रोपोर्शनेटली कहाँ से आ रहा है, आप एब्सोल्यूट नंबर, एक एक सीट पे लड़ाई होती है, वोट होता है आपका। करेक्ट। तो कह रहे हैं कि हमारा जो साउथ इंडिया के स्टेट के गवर्नमेंट का जो ऑब्जेक्शन है कि 50% ऑफ 25% एंड 50% ऑफ 75%, तो हमारी जो एब्सोल्यूट नंबर है वो कम हो रहा है, तो मेरे को एक एक वोट का जब पार्लियामेंट में फ़र्क पड़ जाता है, तो इसलिए हालांकि प्रोपोर्शनेटली सेम है, तो उनका ये ऑब्जेक्शन था जो कि एक्चुअली आई वुड से अगर डिलिमिटेशन एक्सरसाइज करनी है तो ये तो बेस्ट वे है जो ऑनरेबल जो अभी हाँ, जो ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने सजेस्ट किया कि सबकी हम 50% बढ़ा रहे हैं जी। पर साउथ वालों का ये ऑब्जेक्शन है कि हमारे नंबर ऑफ वोट्स कम हो जाएंगे, पर आप देखिए सीट भी तो बढ़ रहे हैं। बट इसका तो सोल्यूशन है ही नहीं ना दिनेश जी, क्योंकि ये डिफरेंस तो हमेशा बना रहेगा। ये बना तो उसके लिए मुझे लग रहा है कि कोई मिड वे सॉल्यूशन देने की कोशिश कर रहे थे, अब वो क्यों नहीं पारित हो पाया, उसके लिए उसके पीछे क्या पॉलिटिकल रीजन है वो तो खैर देखिए करना तो पड़ेगा ही। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा है ये डिलिमिटेशन एक्सरसाइज, बिकॉज प्रोपोर्शनेट आपको रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में देनी है। एक जगह की पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई, एक जगह की कम हो गई, हाँ जिनकी कम हुई उन्होंने अच्छा है, दे हैव फॉलोड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पॉलिसी ऑफ टू चाइल्ड नॉर्म और वन चाइल्ड नॉर्म, बिल्कुल। लेकिन एट द सेम टाइम आपको प्रोपोर्शनेटली देना है। अब वो एरिया बड़ा छोटा करें, वो स्टेट वाइज तो वही रहेगा, देयर इज़ नो ऑब्जेक्शन। अगर स्टेट वाइज होता तो कोई ऑब्जेक्शन इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं दिनेश जी, जैसे कि अब आपने बता दिया कि ये वाला बिल तो हो गया फेल, तो अब हम आते हैं जो 2023 में बिल पास हुआ उसके हिसाब से डिलिमिटेशन भी होगा। अब सेंसस स्टार्ट हो चुका है, राइट? सेंसस के बाद डिलिमिटेशन एक्ट लाया जाएगा जो कि पास होगा, जिसके लिए 2/3 मेजॉरिटी की जरूरत भी नहीं है, वो तो बेसिक बिल रहेगा, वो पास होगा। और उसके बाद डिलिमिटेशन कमीशन बनेगा और डिलिमिटेशन होना शुरू हो जाएगा। तो देखिए सेंसस भी हो गया, डिलिमिटेशन भी हो गया, तो फिर तो विमेन रिजर्वेशन जो उससे अगला इलेक्शन आना होगा उसमें तो मैंडेटरी हो जाएगा। और क्या उस पॉइंट ऑफ टाइम पे साउथ की सीट्स नहीं घटेंगी? क्योंकि वो तो घटेंगी, तो तब क्या होगा? हाँ, तो जैसे मैंने शुरू में कहा कि ये प्रोसेस टर्मिनेट नहीं हुआ है, ये डिले हुआ है। डिले क्योंकि आपको मैंडेट है डिलिमिटेशन करनी है। अगर आप नंबर ऑफ सीट्स पार्लियामेंट में नहीं बढ़ाते तो आपको फिर एरिया चेंज करना पड़ेगा, हर सीट का अलग एरिया करना पड़ेगा, और अल्टीमेटली वो डिसएडवांटेज साउथ को ही आएगा, बिकॉज इट इज़ वन कंट्री। हर वोट की वैल्यू पार्लियामेंट में सेम होनी चाहिए, चाहे वो साउथ से आए चाहे वो नॉर्थ से आए। तो ये थोड़ा सा अभी ये पॉलिटिकली एनवायरनमेंट है मेरे ख्याल से। अगर यही बिल कभी आए जब इलेक्शंस का माहौल ना हो तो शायद ज़्यादा एक्सेप्टेबल होगा। इसमें दिनेश जी मैं जानना चाहता हूँ, अगर कुछ स्टेट्स को ऐसा लग रहा है कि उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है, तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज़ के लिए कोई रेमेडी है उनके लिए? कि जैसे मान लीजिए अब देखिए डिलिमिटेशन एक्सरसाइज आपने बता दिया मैंडेटरी है, अब एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हुई, उसमें साउथ की सीटें घट गई। अब साउथ के लोगों के लिए क्या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी अवेलेबल है जिसमें वो बोल रहे हैं हमारे साथ तो इनजस्टिस हो रहा है? क्या ऐसी कोई रेमेडी है उनके पास? देखिए रेमेडी तो है अल्टीमेटली। हमारा जो स्ट्रक्चर है, अगर कोई पार्लियामेंट लॉ भी पास करता है वो चाहे 2/3 मेजॉरिटी से करता है, चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, हमने पीछे भी देखा, चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, आप यू कैन चैलेंज इन सुप्रीम कोर्ट, वहाँ पे आपका
फुल बेंच बैठेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठेगा, दे कैन डिसाइड ऑन द तो क्या मेरिट्स। डिलिमिटेशन जुडिशियल रिव्यू के अंडर आ सकता है? क्योंकि जहां तक मैं अभी तक सुन रहा था, मैंने पढ़ा, अपनी रिसर्च करी, उसमें लिखा हुआ था कि नहीं आ सकता। हाँ, क्योंकि ये 2/3 मेजोरिटी से पास हुआ है, ओके पार्लियामेंट ने पास किया है, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ओके, ये जुडिशियल रिव्यू के अंडर नहीं रख सकते। मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं आता। अच्छा। तो देयर इज अ बैलेंस ऑफ पावर। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एक बैलेंस ऑफ पावर दिया गया है जी। कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठेगा, बट वो बहुत मुश्किल प्रोसेस है। तो मैं ये कहूंगा 2/3 मेजोरिटी से अगर कोई लॉ पास हुआ है, जी। प्रेसिडेंट्स हैं जब वो सुप्रीम कोर्ट ने इसको वो टर्न डाउन कर दिया है, बट बहुत मुश्किल होता है। मैं आई वुड से 99% कोई ऐसा लॉ नहीं होगा जो सुप्रीम कोर्ट टर्न डाउन कर देगा जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ PIL बीइंग फॉर्म फाइल्ड और एनीबडी अप्रोचिंग द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अब आप थोड़ा सा इस बारे में बताइए, कैसे इस डिलिमिशन प्रोसेस को थोड़ा मैनिपुलेट किया जा सकता है? मतलब क्योंकि इससे पहले विपक्षी पार्टियां आरोप लगाती रही हैं, तो ये मैनिपुलेट होने के क्या तरीके होते हैं कि सीधा सीधा पार्टी या नेता आरोप लगाते रहते हैं कि डिलिमिटेशन सही तरीके से नहीं हुआ है? ये तो बहुत कंट्रोवर्शियल इशू है, और डिलिमिटेशन ऑलरेडी स्टेट लेवल पे भी इसको थोड़ा सा मैं अपने दर्शकों को समझाने की भी कोशिश करूंगा। एक्चुअली ऑपोजिशन पार्टीज का ये कहना है कि, एक एग्जाम्पल लेते हैं इसमें हम। ऑपोजिशन पार्टीज ऐसे कहते हैं कि मान लीजिए एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की आबादी एक सीट पे 20 से 25% है अभी डिलिमिटेशन से पहले। बाद में जब डिलिमिटेशन होता है तो उसके माध्यम से जहां वो 20 से 25 निर्णायक आबादी है, उसको डिस्पर्स करने के लिए उस आबादी को बांट दिया जाता है। उसका 10% इधर चला जाता है और 10% इधर चला जाता है, जिस वजह से जब इलेक्शन में जो उसका फायदा मिलता है वो उस पार्टी को मिलता है कि भैया 10%, इनकी जो संख्या 25% थी वो अब हटके 10% रह गई है। ऐसे आरोप लगते हैं। अब इलेक्शन के वक्त तो आरोप लगेंगे ही, देखा जाए तो। अभी तक जो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज जैसे की है दूसरे स्टेट्स में, जी। असम में किया है, वो उसमें आपको डिलिमिटेशन स्टेट में भी करनी है जी। ये तो हम जो अभी बिल था सेंटर में था पार्लियामेंट के हिसाब से हुआ है। पार्लियामेंट के हिसाब से, बट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को भी करनी है, और 33% रिजर्वेशन वहां पे भी मिलेगा। वहाँ पे भी मिलेगा। अब प्रॉब्लम क्या है डिलिमिटेशन, जैसे मैंने कहा, या तो आबादी के हिसाब से उसको नंबर ऑफ सीट्स बढ़ा दीजिए, या फिर आप एरिया को एडजस्ट कर दीजिए। जी। तो अब वो एरिया कैसे डिमार्केट होगा, इसमें आपकी राजनीति आ जाती है कि क्या आप उस अपने जो वोटर्स को दूसरों के ऑपोजिशन के वोटर्स को काट रहे हो, या अपने वोटर्स की ऐसी बाउंड्री बना रहे हो जिससे कि आपके जो वोटर्स हैं वो एक जगह पे आ जाएं जो पूरे उसको सपोर्ट करें, या ऑपोजिशन के वोटर्स कट जाएं। तो ये तो रहेगा ही, चाहे कम्युनिटी बेस्ड हो चाहे कास्ट बेस्ड हो। लेकिन दिनेश जी, एक्चुअली इधर तो सवाल फिर एक इस बात का खड़ा हो रहा है ना कि जब डिलिमिटेशन एक्ट पास हो गया, डिलिमिटेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, तो उसके लिए एक डिलिमिटेशन कमीशन का गठन होता है, जिसमें अब आप देखिए एक्स सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, और वो बाकायदा एक न्यूट्रल प्रोसेस के तौर पे होता है। तो इसको करने वाले लोग कौन होते हैं, इसके बारे में बताइए। हाँ, तो ये जो कमेटी बैठेगी जो भी डिलिमिटेशन की जिनकी रिकमेंडेशन जाती हैं, उसमें ऑफ कोर्स सुप्रीम कोर्ट के जजेस रहते हैं, उसमें इलेक्शन कमीशन से रिप्रेजेंटेशन जाती है, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिप्रेजेंटेशन जाएगी, ऑपोजिशन से जाएगी रिप्रेजेंट, और नॉट ओनली ऑपोजिशन बट ऑल द पार्टीज कैन गिव रिप्रेजेंटेशन कि ये फेयर है कि नहीं है। अब ये तो कंसेंसस होगा नहीं, अगर जहाँ पे इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज आ जाएंगी, इंडिया में कंसेंसस तो होगा नहीं, बट इट्स अ कमेटी, अल्टीमेटली इट वर्क्स थ्रू मेजॉरिटी ऑफ द डिसीजन जो हैं उनके, और वो रिकमेंडेशन। तो ये तो फिर ये तो वैसा ही हो गया कि आप इलेक्शंस आर रिग्ड, EVMs आर रिग्ड, तो ये तो उसी तरीके से होगा, क्योंकि आप जब आप बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के एक्स जजेस, प्रॉपर इलेक्शन कमीशन, और ऊपर से आप बता रहे हैं इसका जुडिशियल रिव्यू भी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है एक तरीके से। तो जब ये इतने पारदर्शी तरीके से हो रहा है, तो फिर तो इस पर कोई भी आरोप लगा सकता है। फिर अब उस आरोप को कितना सीरियसली लेना है, कैसे लेना है, वो तो एकदम पॉलिटिकल इशू बन जाएगा। ये पॉलिटिकल इशू तो बनेगा ही, बट एट द एंड एक मैंडेट दिया है हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने। ओके। हमें ये करना है, किस हिसाब से करना है, हमें पॉपुलेशन वाइज करना है, किस तरह एरिया वाइज डिमार्केट करना है, वो अल्टीमेटली कमीशन ही, डिलिमिटेशन कमीशन जो है, वेदर स्टेट गवर्नमेंट की हो वेदर सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, उनकी रिकमेंडेशन के हिसाब से हमें चलना है, उस हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको तय करेगी। अब ऑपोजिशन के दो कंसर्न्स हैं, लगातार कंट्रोवर्सी चल रही है, इलेक्शंस में इन सब चीज़ों की बातें हो रही हैं। ऑपोजिशन के जिस भी लीडर से सवाल पूछो वो एक ही चीज़ पूछता है, सरकार को बोलता है
ये जो 543 लोग, अगर इतनी ही गवर्नमेंट इंटरेस्टेड है विमेन रिप्रेजेंटेशन को लाने में, तो ये जो 543 लोकसभा की सीट्स हैं, इसमें 33% रिजर्वेशन दे दें, इसमें क्यों प्रॉब्लम हो रही है? ये ऑपोजिशन सरकार से सवाल पूछ रहा है, इसके बारे में आप बताइए क्या रेमेडी है, क्यों नहीं हो सकता ऐसा? ये बहुत अच्छा सवाल है जो मीडिया में आ सकता है, जी। बट इसमें एक प्रॉब्लम है इस सवाल में जी। कि जब ये 2023 में जब वुमेन रिजर्वेशन बिल पास हुआ तो उसमें ही दे रखा है 2 कंडीशंस अच्छा, कि आपका अभी आपने बताया, एक्सप्लेन करा कि एक्चुअली उसी सेंसस होगा, आपकी डिलिमिटेशन होगी और उसी के बाद विमेन रिजर्वेशन है। उसी के साथ ही वुमेन रिजर्वेशन। तो फिर आप विपक्ष को तो क्या प्रॉब्लम आप हो रही है? इंडिपेंडेंट, हाँ, और उसमें अपोजिशन या इनफैक्ट ऑल पार्टीज ने इसमें जी, पार्टिसिपेट 2/3 मेजोरिटी से पास हुआ वो। करेक्ट करेक्ट। तो ये दिखने में तो अट्रैक्टिव लगता है कि आप कर दीजिए इसको, जो करंट पार्लियामेंट, और हो सकता है कि आपको नंबर ऑफ सीट्स ना बढ़ानी पड़े, आप 50% जो है आप बोल रहे हैं हर स्टेट का रिप्रेजेंटेशन बढ़ जाएगा, उसके हिसाब से भी ठीक है। बट एट द एंड ऑफ द डे जो बिल पास हुआ है, जी लीगली देखा जाए, मैं लीगली बता सकता हूँ जी कि इट इज़ लिंक्ड, जी। ठीक है। नहीं, मैं आपसे सीधा सवाल पूछना चाहूंगा थोड़ा। एक तो क्या है ना, आप लॉयर्स लोग क्या करते हैं, हर चीज के अंदर कुछ ऐसा जस्टिफिकेशन देते हैं कि वो जस्टिफाइड लगते हैं, बट मैं एक ग्रे में नहीं, ब्लैक या व्हाइट में आपसे आंसर जानना चाहूंगा। क्या 543 सीट्स में 33% विमेन रिजर्वेशन पॉसिबल है कि नहीं 2029 के इलेक्शन में? इसका जवाब हाँ है या ना है? देखिए, जो वुमेन रिजर्वेशन बिल पास हुआ है, अगर हम आपने हाँ या या तो ना नहीं नंबर ऑफ सीट्स अगर वही रखनी है तो आपको एरिया डिमार्केट करना पड़ेगा, ठीक है। उस हिसाब से डिलिमिटेशन होनी चाहिए। आपका आंसर मैं ये देना चाहूँगा कि इस नंबर ऑफ सीट्स के अगर हिसाब से आपने वुमेन रिजर्वेशन बिल करना है, यही सीट नंबर ऑफ सीट्स रहें, पर फिर वो एरिया आपको रीडिमार्केट करना पड़ेगा। जो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज के बगैर वुमेन रिजर्वेशन बिल नहीं आ पाएगा। अब वो डिलिमिटेशन मतलब किस हिसाब से करनी है कि जो 1971 वाली करनी है या 2021 वाली करनी है, नंबर ऑफ सीट्स बढ़ानी है, वो जो है एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल। आई एम टेकिंग इट एज अ नो। मुझे पता है आप नो तो नहीं बोल रहे हैं, बट आई एम टेकिंग इट एज अ नो। ठीक है, अब दूसरा जो, हाँ बिल्कुल, मैं आपको कहूँगा नो, क्योंकि मैंने आपको बोला डिलिमिटेशन होगी, पर नंबर ऑफ सीट्स की वजह से होगी या एरिया की वजह से होगी, वो देखने वाली चेंज के लिए कर दें तो वो अलग बात है। अब विपक्ष ये भी बोल रहा है कि डीलिमिटेशन को विमेन, अब जैसे अभी आपने बताया, आपके क्वेश्चन से ही मैंने आंसर निकाला है कि डीलिमिटेशन तो होना जरूरी है। अब 543 में तो डीलिमिटेशन हुआ नहीं है, तो अब वो तो होना जरूरी है। तो विपक्ष ये सवाल दे रहा है सामने सरकार को कि विमेन रिजर्वेशन को डीलिमिटेशन से लिंक करना जरूरी है क्या? क्या विमेन रिजर्वेशन, वो तो एक्ट में ही लिखा है ना, वुमेन रिजर्वेशन एक्ट जो सारी 2023 में आया था। हाँ, जो 2023 में आया था, उसी ने ही लिंक कर दिया था। अच्छा। और उसमें सब ने पार्टिसिपेट। इसका बड़ा सिंपल आंसर है जी कि जब वो लिंक्ड है दोनों एक्ट, तो आप ये करना ही पड़ेगा। हाँ, आपने वुमेन रिजर्वेशन जॉब्स में करनी है, आपने कहीं और करनी है, तो जो वुमेन रिजर्वेशन जो एक्ट 2023 है जी, अगर उसके हिसाब से चलेंगे तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में अगर आपने करना है तो आपको डिलिमिटेशन करना ही पड़ेगा। उस एक्ट में ही दे रखा है। इसमें ऑपोजिशन, रूलिंग पार्टी का कोई दिनेश जी, एक सवाल मेरे मन में उठता है, ये वाकई में लीगली इतना कॉम्प्लिकेटेड है भी या नहीं, या फिर इसको राजनीति ने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है? मेरे हिसाब से तो ये इतना लीगल चैलेंज में नहीं है। देखा जाए, सिंपल एक्ट में लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है डिलिमिटेशन करनी है, वुमेन रिजर्वेशन बिल में लिखा है डिलिमिटेशन के बाद वो इम्प्लीमेंट होगा। दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, लेजिस्लेटिव मैंडेट, दोनों में ये लिखा हुआ है, तो लीगली तो कोई वो नहीं है। बट हाँ, पॉलिटिकली नॉर्थ साउथ डिवाइड हो रहा है, और मैं समझ सकता हूँ कि जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, साउथ की स्टेट्स का कंसर्न, वो टैक्स पे ज्यादा अच्छा कर रहे हैं नॉर्थ से। हाँ, ठीक तो है, ये और इससे पहले भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट, दिस इज अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट कि हम ज्यादा टैक्स पे कर रहे हैं, हम ज्यादा गवर्नमेंट की हमने मानी, और हमने पॉपुलेशन कंट्रोल तो उन्होंने अच्छा फॉलो करा ना। तो अब इसमें दो जगह कॉन्ट्रडिक्शंस आ रहे हैं। सबसे पहली बात तो उनकी सीटें कम हो रही हैं, दूसरी बात जब उनकी सीटें कम हो रही हैं, अगर वो उस पर ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं तो उसके लिए भी उनको कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, और तीसरी बात जब कोई पार्टी सत्ता में बैठी पार्टी को सोल्यूशन लेकर आ रही है तो उसको भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया जा रहा है। तो कैसे होगा, कैसे बात बनेगी आगे? तो ये मैं आपको
जी बता रहा हूँ कि एक सुप्रीम कोर्ट में आएगा ही आएगा। आएगा। अगर डिलिमिटेशन भी कर दिया जी। तो उस डिलिमिटेशन का क्या फार्मूला है? जी क्या वो एक स्टेट को इनजस्टिस दे रहा है जी कि दूसरी स्टेट को फ़ायदा दे रहा है? क्या एरिया ऐसे हो रहा है कि एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को फ़ायदा हो रहा है? डिलिमिटेशन होना है, पर वो कैसे होना है वो सुप्रीम कोर्ट में आएगा वाले अल्टीमेटली समय में वो आएगा। आएगा, जैसे जिस भी फॉर्म में आए, चाहे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आए, चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल रिट आए, आर्टिकल 32 में आए, 136 में आए, वो अलग बट ये जिस तरीके से ये होगा इसमें अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठेगा और हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन हो इस बात का। बहुत डिटेल में मैंने आपसे चीज़ों को जानने की कोशिश करी। एक रैपिड फायर रखेंगे छोटा सा, उसमें एक लाइन या एक वर्ड में आप चीज़ों को बता सकते हैं। सबसे पहली चीज़ मैं आपसे पूछूंगा, वन बिगेस्ट लीगल हर्डल इन विमेन्स रिजर्वेशन राइट नाउ। कीप इट शॉर्ट। I think mindset of the people. Okay. माइंडसेट ऑफ द पीपल। Yes, this is a legal challenge and this is also community challenge कि लोग किसी ना किसी तरीके से, and this is not India, आप अगर इंडिया के बाहर भी जाएं, there is group affirmative action जिसे कहते हैं, तो वुमेन जो रिजर्वेशन है, मैंने हिलरी क्लिंटन की जो बुक फेमस बुक है वो भी पढ़ी थी कि वाई शी हैड लॉस्ट द इलेक्शन, व्हाट हैपेंड, नेम ऑफ द बुक वाज, इट वाज बेसिकली द माइंडसेट ऑफ द पीपल कि So basically you are saying mindset of the people. mindset, that's the challenge. In one line, was the problem in intent, in design, or in timing? For this to fail, I think timing. There are elections happening right now, and you come with the delimitation bill where the elections going on, people want to say that this women reservation bill has failed because of the opposition, has failed because of this political party. So that is, I think, a political question at the end of the day. सेंसस का डिले होना टेक्निकल था या पॉलिटिकल? 2021 वाले जी एक्चुअली 2021 के बाद से अब तक जो सेंसस नहीं हो पाया, 2021 में तो चलिए कोविड का टाइम था, उससे लेकर अब तक नहीं, आई थिंक ओवरऑल इट विल टेक, अगर दोबारा से सेंसस करें, इट शुड टेक 3 to 4 years टू कंप्लीट द होल सेंसस, स्पेशली एट दिस टाइम, कोविड के बाद जब दोबारा से सेंसस होगा। और अब जबकि हम थोड़ा सा कई बार कास्ट बेस करते हैं या रिलीजन बेस भी, हालांकि पास नहीं हुआ है, बट थोड़ी सी डिटेल में हम जब देख रहे हैं तो ये 3 से 4 साल लगेंगे इसमें। तो आई थिंक इट इज़ टेक्निकल बेस। डिलिमिटेशन फेयर या कंट्रोवर्शियल? आई थिंक इट इज़ फेयर। पर से डिलिमिटेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दे रखा है, इट इज़ अ फेयर प्रोसेस। हर एक की आवाज़ सेम वेटेज पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में जाना चाहिए, ठीक है। अगर एक जगह पे कम लोग हैं या एक जगह पे ज़्यादा लोग हैं, तो उस प्रोपोर्शनेटली जहाँ पे ज़्यादा लोग हैं तो नंबर ऑफ सीट्स वहाँ ज़्यादा होनी चाहिए। तो आई थिंक इट इज़ अ फेयर। नॉर्थ साउथ डिवाइड रियल या एग्जैजरेटेड? आई थिंक वी आर वन कंट्री, जी। देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एनी काइंड। सो तो आज की बातचीत से कुछ चीजें साफ होती हैं और कुछ सवाल अभी भी खड़े हैं। पहला, डिलिमिटेशन सिर्फ एक पॉलिटिकल चॉइस नहीं बल्कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है। और दूसरा, जो सबसे बड़ा नैरेटिव बन रहा है कि विमेन्स रिजर्वेशन बिल फेल हो गया है, शायद वो पूरी तस्वीर नहीं है। सवाल यह है कि क्या यह फेलियर है या सिर्फ एक डिले, क्योंकि ग्राउंड पर इंपैक्ट तभी आएगा जब लॉ, प्रोसेस और पॉलिटिकल विल तीनों एक साथ अलाइन होंगे। फिलहाल कंफ्यूजन भी है, नैरेटिव्स भी हैं, लेकिन क्लैरिटी के लिए समझना जरूरी है कि यह सिर्फ एक बिल की कहानी नहीं है, ये इंडिया के फ्यूचर रिप्रेजेंटेशन मॉडल की कहानी है। आपका क्या मानना है, ये डिले है या डायरेक्शन चेंज? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही डिटेल ब्रेकडाउन्स के लिए देखते रहिए इंडिया टीवी।